नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है और इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ती जा रही है। इन तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में दल बदल के जरिए एक दूसरे को मात देने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि दोनों दलों के नेताओं की एक दूसरे की कमजोर कड़ी पर पैनी नजर है। राज्य में सभी राजनीतिक दल जीत के लिए कोई भी दांव चलने में, संकोच करने में भी पीछे नहीं है। राज्य में दल बदल तो वैसे हर चुनाव से पहले होता रहा है और इस बार भी वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। जो भी नेता अपनी पार्टी से असंतुष्ट है या उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होती नजर नहीं आ रही है, वह दूसरे दल में अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रहा है। एक तरफ जहां नेता अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस उस नेता की सियासी हैसियत का आकलन कर अपने दरवाजे खोले हुए हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलरेज शेख, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और जल्दी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगी, डॉक्टर अनुराधा सिंह। जिस तरह से देखा जाए गुलरेज जी, अभी हाल ही में करीब करीब 1 दर्जन नेता पहुंच गए हैं कांग्रेस में। उससे पहले एक वीक की अगर पहले की बात करें तो 5 से 6 नेता कांग्रेस में चले गए। क्या कारण है कि बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस में जा रहे हैं? महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर जो पैरामीटर है टिकट बंटवारे का, उसमें वो नेता खुद को फिट बैठता हुआ नहीं देख रहे हैं, या फिर पैरासूट नेताओं की लैंडिंग हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या वजह क्या है जिसकी वजह से अपने ही छिटक कर दूसरे के दामन में बैठ रहे हैं? देखिए, मोटा मोटी आप देखेंगे तो 3 प्रकार के नेता होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनका ध्येय एक ही होता है कि राष्ट्र निर्माण करना है और इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 जो होते हैं वो दोनों चीजों में होते हैं, तो उनकी खुद की कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और कुछ जो है वो राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहते हैं। अधिकांश नेता जो होते हैं, तो मुझे बोलने में कोई उसमें कठिनाई नहीं है, अधिकांश नेता ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरे जो होते हैं ना, उनका लक्ष्य केवल प्रोफेशनल पॉलिटिक्स होती है, वो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो फिर उनको कहीं से भी मिले, क्योंकि उनके लिए ना विचार होता है, ना विचारधारा होती है, ना कुछ और लक्ष्य होता है कि मुझे समाज के लिए करना है, मुझे राष्ट्र के लिए ये करना है, मुझे राज्य के लिए करना है, ये सब लक्ष्य नहीं होते हैं। फिर जो ध्येय होता है वो निश्चित टारगेट की तरह, बिल्कुल जैसे स्नाइपर होता है ना, कि मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, उसको वो बिल्कुल टारगेट की तरह लेके चलता है। और फिर टिकट ऐसी चीज होती है कि जिसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, कई सर्वे करती है बीजेपी और नीचे से लेके ऊपर तक के मंथन होता है, एक आम राय बनती है, तब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आम राय नहीं बन पा रही है, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको पता है कि वो सर्वे के अंदर फेल हो रहे हैं, तो फिर उनको कैसे भी टिकट चाहिए, तो फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक, ये इन नेताओं की जो मेंटलिटी है, या जो ये इस प्रकार की मेंटलिटी रखते हैं, जो ये नेता दल बदल वाली, इस मेंटलिटी को बीजेपी कैसा देखती है? सही है या नहीं सही है? देखिए, जो आपका ये सवाल है ना कि बीजेपी किस दृष्टिकोण से इन नेताओं को देखती है, तो बीजेपी का तो बड़ा स्पष्ट है कि हम राजनीति करते हैं राष्ट्र नीति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, और ध्येय जो है वो केंद्रित होना चाहिए। लेकिन जो प्रथम श्रेणी के लोग होते हैं वो कम होते हैं, ये बात सच है। जो द्वितीय श्रेणी होती है जिसमें कुछ महत्वाकांक्षा होती है, और फिर 50% आप महत्वाकांक्षा मान लो, 50% लक्ष्य होता है कि मुझे विचार के लिए राजनीति और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, वो होते हैं। और ये तीसरी जो पंक्ति होती है ना, इस तीसरी पार्टी को तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका लक्ष्य, जिनका ध्येय केवल राजनीति होती है और बाकी उसमें स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं होता है। नहीं, तो ये जब निकल जाते हैं जब नेता, तभी हमें क्यों समझ में आता है, या पार्टियां तभी क्यों समझ में आती कि इस प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था, ये बड़ा बुरा था? अब जैसे वीरेंद्र रघुवंशी 2014 से फिर बीजेपी में शामिल हुए, तब बड़ा अच्छे थे। आज जब वो पहुंच गए हैं तो वो कह रहे बीजेपी अच्छी नहीं, आप भी कह रहे वो भी ठीक नहीं थे, महत्वाकांक्षा चरम सीमा पे थी, तो इसलिए वो दल बदल करके दूसरे गोद में बैठ के जाकर। देखिए, हर किसी को अधिकार होता है कि वो जिस दल में चाहे काम करे, यदि उसको विचारधारा एक्सेप्ट होती है तो वो आता है।
और जो टेस्टिंग आवर्स होते हैं, टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, जिसमें पार्टी को मालूम पड़ता है कि कौन कार्यकर्ता किस स्तर का है, वो तो तभी होते हैं ना कि जब उस कार्यकर्ता का नाम किसी श्रेणी में नहीं आता, उसके टिकट के ऊपर दो राय बनती है, जब सर्वेज में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका किस प्रकार से बिहेवियर होता है वो तभी तो मालूम पड़ता है जब ऐसी स्थिति बनती है। विचारधारा कहाँ मायने रखती है सर? आप भी जानते हैं कुछ साल पहले जो विचारधारा कांग्रेस की थी उससे आधे से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी में शामिल हो गई या बीजेपी कांग्रेस वाली विचारधारा पे चलने लगी। विचारधारा कहाँ ताल्लुक रखता है इसमें राजनीति में? अब नहीं, विचारधारा डेफिनेटली ताल्लुक रखती है आज भी, लेकिन तो विचारधारा क्या हर दूसरी प्रकार पार्टी का में जाके अडॉप्ट कर ली जाती? विचारधारा क्या कोई आदत है कि इधर जाओ तो नहीं, यहाँ की आदत देख लो, उधर जाओ तो उधर की बिल्कुल आदत नहीं देख लो? होती। मैं वही कह रहा हूँ हाँ, कि हर किसी को सही निर्णय लेने का हक होता है। अगर उसको लगता है कि वो हमारी विचारधारा ज्यादा सही है तो वो दूसरे दल से आ सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो तीसरी पंक्ति का नेता होता है, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होता है, वो जो होता है फिर उसके लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। और ऐसे लोगों की जो पहचान होती है ऐसे समय पे ही होती है, चुनाव के समय। ठीक है। नहीं तो ये अभी अभी हाल ही में आप भी देख रहे हैं चुनाव नजदीक है, हालांकि वो नई बात नहीं है कि कई नेता रूठे हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है। अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ये भी कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम था। और भी ऐसे नेता हैं जिन्हें रूठने मनाने का दौर चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि और भी आगे छिटक सकते हैं अभी समय रहते अगर चीजों को नहीं सुधारा गया? क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो। वो ऐसे कि उनका, क्योंकि एक पार्टी को जब नेता बदलता है सिर्फ नेता पार्टी नहीं बदलता, उसकी विचारधारा और उसके साथ उसका जो जन आधार होता है वो भी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, अगर मैं सही हूं तो। एक विस्तृत बड़ा परिवार है, एक संयुक्त परिवार है भारतीय जनता पार्टी। और संयुक्त परिवार का कोई बच्चा यदि निकलता है परिवार से और फिर अपने अलग रहना शुरू करता है तो कष्ट तो होता है, तो हमको भी कष्ट होता है, उसको समझाया भी जाता है, हमको समझाते भी है। और लेकिन फिर भी यदि कोई आतुर है कि परिवार की जितनी भी चीजें हैं उनको लांग के निकलना चाहता है तो ऐसे बच्चे को रोका नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अभी जो और बातें निकल कर आ रही हैं जिस तरह से कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ पैरासूट नेताओं की भी ऐसी आमद होने वाली है, या फिर 40 लोगों के तकरीबन टिकट काटे जा रहे हैं जो कि विधायक रह चुके हैं या जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलने वाला है। और टिकट देने का जो पैरामीटर है, हालांकि वो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, ये भी काफी ज्यादा हार्ड कर दिया गया है। या फिर ये कहा जाए कि बड़ा कुछ अपने नेताओं को लेकर, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को टिकट दी जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं क्या वाकई जो एग्जिस्ट करती हैं इन सब पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए भाई साहब, टिकट की जहां तक बात है ये तो एक अनार और हजार बीमार वाला विषय होता है। हाँ जी। एक ही किसी को मिलना है और उसके लिए सबसे बड़ा जो डेफिनेटली जो टिकिंग फैक्टर होता है वो उसकी विनेबिलिटी का फैक्टर होता है। विनेबिलिटी और जो उसकी जिले की इकाई है और प्रदेश की इकाई है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। तो अगर विनेबिलिटी होगी तो ही टिकट मिलेगा, टिकट किसी एक को मिलेगा तो ठीक है ना, किसी एक को ही मिलना है तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से पार्टी से इतने नेता छिटक रहे हैं इतनी तादाद में, एक एक दिन में अगर एक एक दर्जन यानी कि 10-10, 11-11, 12 और अच्छे खासे नेता हैं ऐसे अपने अपने क्षेत्र में, वो अच्छा खासा दम खम रखते हैं, तो वो अगर पहुंच रहे हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है? आपको नहीं लगता? देखिए, जो फ्यूज बल्ब होते हैं उनको एक साथ ही बदला जाता है घर में, और ऐसा नहीं होता कि एक बदलूंगा आज कल बदलूंगा, एक साथ इकट्ठे बदले जाते हैं फ्यूज बल्ब। तो इन्हें आप फ्यूज बल्ब कह सकते हैं या कह रहे हैं? इनमें से अधिकांश नेता वो है कि जिनका नाम सर्वे में नहीं है, जिनकी विनेबिलिटी फैक्टर नहीं दिख रहा, उनको पता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब ऐसों को समझाया जाता है कि ठीक है, परिवार है, टिकट मिले ना मिले आपको सम्मान तो मिलेगा, लेकिन फिर भी यदि वो टिकट ही की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो क्या कर सकते हैं। इसे जोड़ तोड़ की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या ये कांग्रेस की चाल भी कही जा सकती है? कांग्रेस लुभा रही है, इस तरह से आप देखते हैं इसे, या बीजेपी सिर्फ साफ दृष्टि रख रही है कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं में खोट था इसलिए वो चले गए, कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस जो चाहे वो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अनुशासन जो है वो सर्वोप्रिय है और वो डेफिनेटली लागू होना है। और जो मापदंड है, पार्टी की क्राइटेरिया है टिकट मिलने के, उसके आधार पर ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस के करने नहीं करने से कुछ नहीं होता। हमारा संपर्क जनता से स्थापित है, हम बहुत बड़े दल हैं और इतने बड़े दल हैं कि ठीक है कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन दल का जो साइज है
वो इतना विशाल है कि ऐसी 100 कांग्रेस भरा सकती है इसमें। तो जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता बयानबाजी अंदरूनी और बाहरी और खुलकर करते रहे हैं कि वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के कई नेता या उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके संपर्क में है, तो क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा क्या ये सेंधमारी बढ़ती जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सेंधमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति केवल टिकट के लिए ही जी रहा है और उसका टिकट नहीं मिलना निश्चित हो गया है बीजेपी में, तो ऐसे लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हारते लोगों को ले जाते हैं और टिकट देते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनुराधा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए कि आज तकरीबन 10 से 11 जो नेता हैं बीजेपी के वो अब शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, ये कांग्रेस के लिए कहां तक और कितना सही है? स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों, आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिल्कुल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। अभी तो आगाज है, आप आगे देखते जाइए। ठीक है, आप आज बताएं, आज भारतीय जनता पार्टी में अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है। आज वो इतने व्यथित हैं और कांग्रेस की विचारधारा, हम तो सबको, सभी वर्गों की कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन 18 सालों में जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 22,000 घोषणाएं करी। शिवराज सरकार में फीते काटना और घोषणाएं करना प्रचलन में है। अभी कुछ रोज पूर्व की ही बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय खटीक साहब ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि पिछले जो घोषणाएं करी गई थी जन आशीर्वाद यात्रा में, उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका। तो ये क्या दर्शाता है? आज सिर्फ शिवराज सरकार में घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं। मध्य प्रदेश की जनता को बताएं ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की उन्होंने जो 22,000 घोषणाएं करी हैं, उनका कितना क्रियान्वयन हुआ आज मध्य प्रदेश में, और धरातल पर उनकी क्या स्थिति है। पर अनुराधा जी, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो गए हैं वो फ्यूज बल्ब थे हमारी पार्टी के, तो क्या फ्यूज बल्बों के आधार पर ही कांग्रेस अपने आप को रोशन करेगी? क्योंकि वो कह रहे हैं वो मेरे किसी काम के नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कर नहीं पाए, उन्हें टिकट कटने का डर था, इसलिए वो कांग्रेस में चलेगा। कांग्रेस वो हर किसी को हर ले रही है, आ जाओ जो भी है आ जाओ, मैं हम समेट लेंगे, ऐसा कुछ है? आप बताइए, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक अगर कह रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगी, आप ये बताइए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अपने विधायकों के लिए और पूर्व विधायकों के लिए अगर आप इस तरीके की भाषा उपयोग करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो ये तो बहुत, ये कैसी निष्ठा, घोर चिंतनीय बात है। ये कैसी निष्ठा के जब वक्त आया तो पार्टी बदल ली? पार्टी में सदैव कैसी निष्ठा? प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होता है और कांग्रेस की जो विचारधारा को समाहित करते हैं कांग्रेस। अनुराधा जी, तीसरी बार है जब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। जो अब बीजेपी से गए हैं कांग्रेस में, वो तो बीजेपी विचारधारा वाले लोग थे, फिर वो कांग्रेस में, या तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं को लेके बीजेपी विचारधारा की बीजेपी दूसरी बी पार्टी बन रही है। भाई, आप दूसरे की विचारधारा वाले व्यक्तित्व को या व्यक्ति को अगर आप समेट रहे हैं तो वो कैसे अलग हो सकता है? आदत नहीं है कि आदत को आप बदल लो कि वो मेरी पार्टी में आई, अब हमारे नियम लागू हो रहे हैं आप पर। विचारधारा है, बचपन से वही रहती है विचारधारा आदमी की, तो वो कैसे बदली जा सकती है? देखिए, वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर स्वयं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। अच्छा, जो आपके कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा अनुराधा जी, बीच में आपको टोक रहा हूं, उन्होंने
आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आप अक्सर कहते हैं बीजेपी में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बिछाते रहते हैं, कॉर्पोरेट उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो आप इन नेताओं को लेके क्या आप अपने अन्य जो नेता जो कार्य कर रहे हैं जमीनी धरातल पर, जो पदाधिकारी या फिर जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं कि आप पैरासूट लैंडिंग करा के कुछ नेताओं को यहाँ पर लाके फिर उन्हें टिकट देंगे या फिर उन्हें कोई दायित्व सौंपेंगे? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, और ये हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कौन होंगे। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो आज मैंने जैसा आपको कहा कि अभी तो आगाज है, आप देखते जाइए, जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करता है। कांग्रेस पार्टी सदैव जोड़ने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की, जोड़ने की, सभी वर्गों की पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, और मैं आपको बता दूं, आप देखें, जनता से जुड़े मुद्दे सड़क से संसद तक पुरजोर तरीके से उठाती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 2018 में हमें जनादेश दिया था, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिए उनके जो कार्य आदरणीय कमलनाथ जी की, उन्होंने मात्र 11 महीने मिले, बाकी आचार संहिता में चला गया वक्त। तो आप देखिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके, कांग्रेस सदैव इस ओर कार्य करती है और गौशालाओं का निर्माण कराया। मैं आपको बताऊंगी कि महाकाल लोक कॉरिडोर के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो कांग्रेस कहती है। और मैं प्रश्न दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं, मुझे पार्टी से बताएं, मुख्यमंत्री जी ने 22,000 घोषणाएं करी हैं इन 18 सालों में, गुलरेज जी, उसका आप बताएं क्या धरातल पर स्थिति है। जी गुलरेज जी, मुझे कितना समय देंगे ताकि मैं अपने, हालांकि कार्यकर्ताओं की बात थी, लेकिन वो काफी सारी योजनाएं और वादे सब कुछ उन्हें गिना, पूरा पैकेज उन्होंने बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है आप 10 मिनट तो देंगे मुझे शायद बोलने के लिए, क्योंकि काम इतने किए। माफ कीजिएगा, इतना तो वक्त हमारे पास नहीं है सर, लेकिन हाँ कुछ क्षण में आपको जरूर दे सकता हूँ, 1 या 2 मिनट जरूर दे सकता हूँ। मुझे कम से कम 2 मिनट तो दें आप। देखिए, प्रदेश की जो आर्थिक विकास दर हुआ करती थी इनके कालखंड में, वो हुआ करती थी 4.43। अभी कितनी है आर्थिक विकास दर? 16.45%। तो कितना इजाफा हुआ? 4 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ। प्रति व्यक्ति आय, अगर हमने काम नहीं किया था तो दीदी इस चीज का जवाब दे हमको, प्रति व्यक्ति आय आपके समय 11,700 रुपए हुआ करती थी, आज वो 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश राज्य की। अगर सकल घरेलू उत्पादन की बात करें तो 31.6% था अनुपात के हिसाब से, वो आज 3-4 हो चुका है। प्रदेश की यदि हम जीडीपी की, स्टेट जीडीपी की बात करें तो केवल 90,000 करोड़ हुआ करती थी, आज 11.5 लाख करोड़ हमने किया है। जी, ऐसे आप योजनाएं और पूरी जीडीपी बताएंगे, पूरा समीकरण बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा किया है। हाँ। तो यदि हमने घोषणाएं की है तो ये सड़कों का इतना ही इन्होंने विकास किया था, तो आज मध्य प्रदेश 3,30 करोड़ का कर्जदार क्यों है? डेंटल और मेडिकल मिला के केवल 6 करोड़ आपके कालखंड में, आज 42 कैसे हो गए? बिजली जो 2 घंटे नहीं रहती थी, आज 2 मिनट ऐसे नहीं होते जब बिजली नहीं रहती है। बिजली सरप्लस राज्य कैसे हो गया? खुद आपके जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 2 बार कृषि कर्मठ अवार्ड दिया है मध्य प्रदेश को, 3 मिले हैं, एक बार मोदी जी के हाथों से मिले हैं, 2 बार मनमोहन सिंह जी के हाथों से मिले हैं। क्या मनमोहन सिंह जी बीजेपी के एजेंट थे जो उन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश राज्य को, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कृषि कर्मठ अवार्ड दिया? किसानों की जिस तरह से जो फसल का रकबा बढ़ाने की बात थी, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात थी, 4 गुना सिंचाई का रकबा हमने करके दिखाया है। महिला एक और सामने वाली हमारी जो बहन बेटी ना कांग्रेस की, उनसे भी एक बात आखिरी बोलना चाहूंगा, आप भी एक महिला है बहन, जो महिलाओं का जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती थी, लेबर होती थी, वो केवल 22% थी। दिग्विजय सिंह के समय हमने 97% कर दिया है। संस्थागत प्रसव जो होता है 22%, अनुराधा जी, ये हमने काम किया है। ठीक है अनुराधा जी, मैं सर आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप ये बताइए, जितनी बड़ी बड़ी बातें जो मेरे आदरणीय प्रवक्ता साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, आज मध्य प्रदेश 18 सालों का शिवराज सरकार का कुशासन है कि 3,30,000
आप बताइए 3 लाख करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश कर्जदार है, आखिर क्यों? और 20,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सत्तासीन सरकार आप अनुराधा जी, अब मैं उनसे पूछूंगा ये शेख साहब से, तो वो ये बोलेंगे कांग्रेस की सरकार ने भी 118 रुपए का उन 15 महीनों में भी 3 से 4 बार कर्ज लिया था। ये कोई सरकार चलानी है तो कर्ज लेते ही हर सरकार करती है। मैं सही जवाब दूंगा इनको भाई साहब जी। आप मुझे ये बताइए, अभी दीदी ने जो बोला ना कि इतना कर्ज हो गया तब इतना था, तो जब स्टेट की जीडीपी केवल और केवल 90,000 करोड़। अनुराधा जी, एक व्यक्ति बोलेगा तो लोग सुन पाएंगे। 10 लाख करोड़ लेके गए हैं, आप अनुपात जोड़ लीजिए, रेशो जोड़ लीजिए। आज के समय कर्ज कम है, दिग्विजय सिंह जी का समय कर्ज ज्यादा था अनुपात में। जी ठीक है, अब बात रखिए अनुराधा जी। आप जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सर, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, आपने 18 सालों में आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार ने गर्त में ढकेल दिया है। आज भी हम बीमारू राज्य में बीपीएल कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? क्यों है आप बताइए। अभी कुछ रोज पूर्व की ही बात है, हम आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को कभी एम्बुलेंस नहीं मिल रही, जो चर्चा कर रहे हैं आप बताइए। और चिकित्सा जो बजट होता है, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा शेख साहब, मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। अनुराधा जी, आपसे भी क्षमा चाहूंगा क्योंकि आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया, आप थोड़ा समय से जुड़े इसलिए। लेकिन आप लोग दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी से छिटक कर कई नेता और बड़े नेता जिनमें नाम शामिल हैं वो अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि यहां सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस में अगर वो नेता जो पैरासूट्स के द्वारा लाए गए हैं तो उनके जो निजी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, खून पसीना बहाया है, उनका क्या होगा? एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं बढ़ जाएगी? क्या आपसी नेताओं में विरोध तो नहीं बढ़ जाएगा जैसा कि बीजेपी में देखने को मिल रहा है? तो वो ये देखने वाली बात हुई, चुनाव नजदीक है, अब देखने वाली बात ये हो नहीं कि आखिर इन नेताओं के आने का सिलसिला तो शुरू है, लेकिन असर इस पर पार्टी पर क्या पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।